गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग ने सल्तनतकारी उन विवरणों को समझा था जिसका हमारे सल्तनत काल के इतिहास के निर्माण में मुख्य भूमिका रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अमीर खुसरो और उसकी रचनाओं के बारे में समझेंगे और उसका इतिहास निर्माण में क्या रोल है उसे समझेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो एक तुर्की था जिसका जन्म 1253 पटियाली बदियायू में हुआ था। यह बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद द्वारा मीर हसन देहलवी के साथ राजकीय संरक्षण में आए थे। एक बात नोट करने वाली है, पारसी के 3 प्रमुख कवियों में से जिनके नाम हैं मीर हसन देहलवी और फैज़ी और अमीर खुसरो, तो कह सकते हैं पारसी के 3 प्रमुख लेखकों में से एक हमारे अमीर खुसरो हैं। ये इन प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनके उपदेशों का, जिनकी शिक्षा का प्रभाव हम इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। ये पहले तुर्की थे जिन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि माना और साथ ही साथ खुद को तुर्कल्ला तूती हिंद कहा, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इनको तुर्कल्ला या तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूती हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का तोता। और अब आगे बात करते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जिसका इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली है हमारी कीरानुस सादीन। इससे पूर्व एक बात और नोट करने वाली बात यह है, अमीर खुसरो ने कुल 6 शासकों का शासनकाल बड़े नज़दीक से देखा तथा राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था और साथ ही साथ उतार और चढ़ाव को बहुत करीबी से जांचा परखा और उनका क्रमवार विवरण अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया। इन्होंने मुख्यतः कैकूबाद, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं को अपनी रचनाओं में पिरोया और ऐतिहासिक विवरण के तौर पे आज वो हमारे सामने हैं। बात करते हैं कीरानुस सादीन की। कीरानुस सादीन सुल्तान कैकूबाद और उनके पिता बुगरा खां के मिलन का वर्णन है इसमें, और साथ ही साथ दिल्ली के स्थापत्य कला, शाही दरबार, अमीर अफसर, उनके आपसी संबंध, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, साथ ही साथ मंगोलों का जिक्र भी उनकी इस रचना में मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण रचना मिफ्त उल फुतूह की। मिफ्त उल फुतूह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सभी सैन्य अभियानों के बारे में, मलिक छज्जू के विद्रोह एवं उसके दमन के बारे में, रणथंबोर, मुल्तान पे चढ़ाई तथा अन्य स्थानों पे उनकी विजय का विवरण हमें इस रचना के माध्यम से मिलता है। साथ ही साथ हमें जलालुद्दीन खिलजी के समय की सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का भी पता चलता है तथा जलालुद्दीन द्वारा किए गए सुधार कार्यों का भी जिक्र इस रचना के माध्यम से किया गया है। अब तीसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ आशिका की बात करते हैं। आशिका में गुजरात के राजा कर्ण सिंह की पुत्री देवल देवी एवं अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज़र खां की प्रेम कहानी है। यह ग्रंथ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलाउद्दीन के विजय अभियानों के साथ साथ उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों की स्थलाकृति का वर्णन है, या ट्रोपोलॉजी कह सकते हैं, ट्रोपोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही इसमें मंगोलों द्वारा अमीर खुसरो के कैद में किए जाने की एवं वहाँ से छूटने की घटना का विवरण भी उनकी इस रचना के माध्यम से हमें प्राप्त होता है।
और साथ ही साथ इसमें खिज़ खां के उन्नयन और उसके पतन को भी डिस्क्राइब किया गया है। अब बात करते हैं तुगलकनामा की। तुगलकनामा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें खुसरव खां और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य की कूटनीति तथा युद्ध तथा गयासुद्दीन द्वारा दिल्ली के सिंहासन को किस तरह से प्राप्त किया गया, इसका विवरण रोचक तरीके से इन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और अब बात करते हैं ख्वाजाइन उल फितूह की। यह गद्य शैली में लिखी गई है तथा यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम 16 वर्ष के शासन काल की घटनाओं का वर्णन है और साथ ही साथ दक्षिण में मलिक कफूर द्वारा किए गए सैनिक अभियानों को भी इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और एक बात नोट करने वाली बात है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सरदारों का दमन, बाजार व्यवस्था और मंगोल आदि के आक्रमण का वर्णन नहीं किया गया है, जिसका वर्णन हमारे बर्नी की रचनाओं में मिलता है। तत्कालीन इतिहास को जानने के लिए अमीर खुसरो की रचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें घटनाओं का वर्णन हमारा क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। इस कारण इसकी ये रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और आज के लिए अभी तक हमने अमीर खुसरो और उनकी उन रचनाओं के बारे में समझा जिसका मध्यकालीन इतिहास के निर्माण में मुख्य योगदान रहा है। अब हम कुछ ऐसे साहित्यिक विवरणों पर चर्चा करेंगे जिसके बिना हमारा मध्यकालीन इतिहास अधूरा है, जिसमें प्रमुख हैं शाहनामा, राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत और चचनामा। शाहनामा 10वीं शताब्दी में फिरदौसी द्वारा लिखा गया। इसमें अरब फतह से पूर्व इराक के पूर्व शासकों के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें से एक रिलेटेड एक कहानी भी प्रसिद्ध है कि महमूद गजनबी के लिए फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। महमूद गजनबी ने फिरदौसी से वादा किया था कि वो प्रत्येक लाइन के लिए 1 दिनार देगा, परंतु 30 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जब फिरदौसी ने इसका निर्माण किया तो उसे प्रति लाइन 1 दिरहम दिया गया। ये कुछ ऐसा था जैसे कि 1 रुपये का वादा करके 1 पैसे देना। फिरदौसी बहुत दुखी हुआ, उसने उस रकम को लेने से मना कर दिया। और फिर इसके बाद में सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने जैसा उन्होंने वादा किया था उतनी रकम फिरदौसी के पास पहुंचवाई, मगर तब तक जिस दिन रकम फिरदौसी के घर पहुंची उसी दिन फिरदौसी की जनाजा उसके घर से निकला। उसकी पुत्री ने भी वो धन लेने से इनकार कर दिया। इस तरह से शाहनामा एक ऐसा ग्रंथ बन गया जिसके कारण महमूद गजनबी फिरदौसी का कर्जदार हो गया। इस वजह से यह ग्रंथ, यह रचना काफ़ी प्रसिद्ध हुई। और अब बात करते हैं राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी का निर्माण 11वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा किया गया। यह संस्कृत में रचित पहली ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ में इसमें विभिन्न राजवंशों की घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्धता के साथ विवरण मिलता है। और अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में चंदा बरदाई द्वारा की गई। ये पृथ्वीराज के राज कवि भी थे और मित्र भी थे। उनके सैन्य अभियानों में साथ जाया करते थे, जिस कारण इनका ऑब्जर्वेशन काफ़ी निकटता से लिया गया है। इन्होंने यह रचना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पृथ्वीराज के जीवन और उसके चरित्र का वर्णन मिलता है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ भी हमारे इतिहास निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं पद्मावत की, जिसकी रचना हमारी 14वीं शताब्दी में मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। चंदा बरदाई के बारे में
पद्मावत के बारे में एक फिल्म भी आ चुकी है जो काफ़ी फेमस है, और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावती के लिए प्रेम दिखाया गया है। ये तो अलग मैटर है, बट इस साहित्य का, लिखने का और इतिहास से इसका एक ही सबसे बेहतरीन संबंध है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर विजय अभियान की जानकारी मिलती है, या अभियान किस परिस्थितियों में किन कारणों से हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ, इसकी संपूर्ण जानकारी इस रचना में मिलती है। और अब बात करते हैं चचनामा की। चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया अली अहमद का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिंध की जानकारी मिलती है। सिंध पर सबसे पहला आक्रमण, या कह सकते हैं बाहरी आक्रमण हमारा मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें सिंध की आक्रमण से पहले की स्थिति और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद सिंध का क्या हुआ, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कौन सा चेंजेस हुए, राजनीतिक परिस्थितियों में कौन से परिवर्तन हुए, उस पर प्रकाश डाला गया है। इस दृष्टि से और साथ ही उस समय की आर्थिक सामाजिक स्थितियों पर भी अच्छा खासा विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम विदेशी यात्रियों के द्वारा दिए गए विवरण पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ शाही फरमान, उस पर भी छोटा सा ब्रीफ में हम इंट्रोडक्शन और समझेंगे। और इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।